हेलो बच्चों, आज हमारे खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में हमारा जो कीट का नियंत्रण है, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, उसके बारे में बात करेंगे कि हम अपने फसल को अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें और अपने फसल की सुरक्षा कर सकें। तो उसके लिए हमें कीटों को कैसे नियंत्रित करना है। तो कीटों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले है कीटनाशी का उपयोग करके, मतलब यूज ऑफ पेस्टिसाइड का यूज करके। पेस्टिसाइड्स होता क्या है? ऐसा रसायन जिसके उपयोग से कीटनाशी जिनके उपयोग से कीटनाशी नष्ट हो जाते हैं अथवा भाग जाते हैं, उन रसायन पदार्थों को हम कीटनाशी या आप पेस्टिसाइड्स कह सकते हैं। कीटनाशी में कीटनाशी माने इंसेक्टिसाइड जो कीटों को मार देता है, खरपतवारनाशी वीडिसाइड्स जो खरपतवार को नष्ट कर देता है, चूहानाशी रोडेंटिसाइड्स जो चूहों को नष्ट कर देता है, कवकनाशी फंजीसाइड्स जो कवक को नष्ट कर देता है। आज तो सम्मिलित मानते हैं, एक ही में सब आ जाते हैं। प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग, अगर हम चाहें तो प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। खेतों में नीम की पत्तियों का छिड़काव कर सकते हैं, निकोटाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पायरिथ्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी हमारे प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स हैं। अब आता है इंसेक्टिसाइड्स है। अब आता है जैविक कीटनाशी, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड। इस विधि में कीटनाशियों को समाप्त करने के लिए कुछ पक्षी, कछुआ, मछली जैसे जीवों का उपयोग करते हैं जो खेतों में छोड़ दिए जाते हैं। ये खेतों के कीट पतंगों को और हानिकारक जैसे छोटे मोटे जीवाणु हैं उनको खा जाने का कार्य करते हैं। अब आता है कि देखिए नोट में हमने लिखा है कि बहुत सारे कीटनाशी आपके टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब जहरीले होते हैं, वो हार्मफुल फॉर द हेल्थ एंड एनवायरमेंट्स फॉर बोथ। ये दोनों के लिए क्या करते हैं? नुकसानदायक होते हैं। किसके लिए? एक तो हमारे शरीर के लिए और दूसरे किसके लिए? पर्यावरण के लिए। तो इन कीटनाशियों का उपयोग बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए, ठीक है। अगर ये पानी में मिल जाते हैं तो उस पानी को पीने योग्य नहीं रहने देते हैं, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करते हैं। इसी में एक कीटनाशी है, आप जानते होंगे, DDT। ये क्या होता है कि बहुत दिनों तक मिट्टी में पड़ा रहता है, गलता नहीं है, लेकिन यह जैसे ही जैसे ही इसके संपर्क में आता है फैट वसा के संपर्क में आता है, यह वसा में घुलनशील हो जाता है। इसीलिए यदि यह किसी भी तरह से हमारे शरीर में पहुंचता है, तो हमारे लिए क्या करेगा? नुकसान पैदा करता है, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो याद रखिएगा। अब DDT पर रुकाव भी हो गया है, ठीक। कई अमेरिका में इस पर पूरी तरह से बैन है, बाकी अन्य कंट्रियों पर भी कुछ रुकाव चल रहा है। अनाज का भंडारण हम कैसे करें? देखिए, अनाज के भंडारण में ना हम लोगों से इतनी गलतियां हो जाती हैं कि जिससे क्या होता है कि 9% पूरे अपने देश का 9% अनाज हमारा इसी में नष्ट हो जाता है कि हम सही से उसका भंडारण नहीं कर पाते। कहीं घुन लग जाते हैं, कहीं चूहे लग जाते हैं, कहीं सड़ जाता है, कहीं इन्हीं कारणों से हमारे अनाज का 9% उत्पादन का 9% नुकसान हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बहुत सही तरीके से रख रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो बहुत बुद्धिमान ना बने। अभी हम आपको जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखे हैं जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और नंबर 1 तो मूर्ख आदमी है वो, ठीक है, और अपने जानवरों के साथ मूर्खता करते हैं। तो वैसे ही इस अनाज के साथ भी है कि बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना अनुभव हो गया है या मुझे किसी की जानकारी की ज़रूरत नहीं है। पर वास्तव में सबसे बड़े मूर्ख आदमी है। दूसरों की सुनना चाहिए, जानना चाहिए, भले आप फॉलो करें या न करें, ठीक। वो है। तो हम आपको एनिमल हस्बेंड्री में अच्छे खासे ढंग से बताएंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेडिसिन का काम करते हैं, तो मेडिसिन के काम करने से हमें वेटनरी के प्रोडक्ट्स का जानकारी है, इसलिए मैं वहाँ बताऊँगा आपको।
अभी फिलहाल वेटनरी का मतलब होता है जानवरों के दवाओं के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारे फसल जैसे चावल, मक्का, गेहूं आदि का उत्पादन पूरे वर्ष में एक ही बार तो हो पाता है। अब एक ही बार होना है, उसको बचा के रखना है। तो ये सर्वे किया गया है कि फसल के रख रखाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के हम लगभग 9% अनाज के भंडारण से करते हैं। हमारे पास जो अनाज का पूरे भारत में भंडारण होता है उसमें 9% का नुकसान होता है। अनाज के भंडारण के वे कारक जिनसे अनाज की हानि होती है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ स्टोर्ड ग्रेन, मतलब अनाज का भंडारण जो किया गया उस पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अनाज के भंडारण के समय 2 कारक होते हैं जिनके कारण अनाज का भंडारण प्रभावित होता है। पहला है जैविक कारक, दूसरा है अजैविक कारक। तो अजैविक कारक के लिए जगह नहीं था, इसलिए आज हम उनकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। जैविक तक कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर। तो वे सजीव जो अनाज के भंडारण को प्रभावित करते हैं, ऐसे हमारे जीव जो हमारे अनाज के भंडारण को कम कर देते हैं। कौन है? इंसेक्ट, कीट है। दूसरा कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है। तीसरा कौन है? जीवाणु, कवक है, चिचड़ी है, बहुत छोटे कीड़े की तरह आते हैं, कुत्तों में और भैंस में लग जाते हैं। ठीक, पक्षी है, बर्ड्स हैं, कृंतक हैं तथा अन्य रोडेंट, चूहे खाने वाले तथा अन्य हैं। ठीक, तो ये हमारे अनाज के भंडारण को जैविक रूप से प्रभावित करते हैं जो सजीव है। ऐसे में अजैविक बताऊंगा, ताप इन सब का भी प्रभाव बताऊंगा कि हमारे अनाज के भंडारण में वहाँ कहाँ कमी आ रही है। तो यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दें, लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए भाई। हम विज्ञान पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, जिनमें हम अदृश्य चीज़ें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। वही अदृश्य चीज़ें जब मिलती है तो परमाणु बनता है। परमाणु भी दृश्यबल नहीं होता, विजिबल नहीं होता है। फिर उसके मिलने से क्या बनता है? अणु, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वह विजिबल नहीं होता। और जब वो मिलते हैं तो पदार्थ होता है, उससे दुनिया का निर्माण होता है। तो हम जो अदृश्य चीज़ से ही बड़ी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें तो बनाते हैं। तो हमें क्यों नहीं पढ़ना होगा उन सब चीज़ों के बारे में? हमें क्यों नहीं जानना होगा उनके बारे में? हमें जानना होगा, हमारा अधिकार है जानने। तो इसलिए हम ऐसी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे फसल के उत्पादन में बहुत पढ़े लिखे हों, जब रोटी ही न मिलेगी तो जीवन का यापन कैसे होगा? जब हमको भोजन ही नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगा, तो हमारा जीवन यापन में बहुत करोड़ों कमा लें, अरबों रख लें। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे कहूँगा कि अपने घर में आए हुए अनाज का सही से भंडारण करना जानिए, सीखिए। बच्चों, यह चैप्टर जो है ना, अनाज, कई चैप्टर कट गए लेकिन ये नहीं कटता। बहुत अच्छा है कि ये है कि आप ही भविष्य के वैज्ञानिक हो, आप ही भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर हो, और आप ही भविष्य के किसान हो। मान लो नौकरी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है यार, ठीक, खूब बड़ी खेती करेंगे, खूब जमीन बना ले, अच्छा उत्पादन करेंगे, अपना ट्रैक्टर होगा, अपना हल बैल होगा, अपनी जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई आदमी लगा करा करके उसका अच्छे से अनाज को बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। तो पैसे ही कमाना ना मेरे भाई, इस समाज में पैसे ही कमाना ना। बुरे कार्यों के द्वारा हम पैसा नहीं कमाएंगे, अच्छे कार्य के द्वारा कमाएंगे। पशुपालन कर सकते हैं, साथ में भूसे का, कीड़े का या हरे चारे का उपयोग करके उनको भी भोजन दे सकते हैं। तो दूध से भी पैसा पा सकते हैं, गोबर से भी पैसा पा सकते हैं। तो पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, हम कर सकते हैं, इज्जत से कर सकते हैं, समाज में एक अच्छी अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन बस मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। कहाँ मेहनत नहीं है ये बता दीजिए, किस फील्ड में मेहनत नहीं है? तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, कई दिनों के बाद हम आपको वीडियो दे रहे हैं। कल भी थोड़ा सा बनाए थे और आज भी दे रहे हैं, अब कंटिन्यू बना रहेगा। धन्यवाद बच्चों।